हेलो एवरीवन। हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक फैक्टर के 4 पॉइंट देख चुके थे। अब उससे आगे देखेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर के पॉइंट्स बताए थे जो थे नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन कैपिटल, टेक्निक्स एंड इनोवेशंस, स्किल फॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशलाइजेशन, साइज ऑफ मार्केट, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे यह किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। तो बात करते हैं फॉरेन कैपिटल का। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में विदेशी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक स्थिति में विदेशी पूंजी निम्न 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला है गरीब तथा अर्धविकसित देशों की बचत क्षमता बहुत कम होती है और जो कुछ भी कर भी पाते हैं वह उत्पादन के कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप इन देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है, जिससे विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी है आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में शहरी घाटे की समस्या विद्यमान रहती है। निर्यात के द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्था जितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित कर सकती है उससे अधिक इसे विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इट मीन्स कि किसी भी कंट्री का इनिशियल स्टेज जो रहता है, जो वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ता है, तो उसे इम्पोर्ट करवाने के लिए अधिक जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वो कैसे प्राप्त करेगा? तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही प्राप्त कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है विदेशी पूंजी के साथ तकनीकी जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसकी अर्धविकसित देशों में कमी रहती है। यहाँ यह देखने की बात है कि कैसे यह रिलेट करता है विदेशी पूंजी और तकनीकी जानकारी। तो मैं बता रहा हूँ FDI जो एक है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि विदेशी जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपके कंपनी में करेंगे और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी में। इट मीन्स वो कंपनी के शेयर्स को खरीद के कंपनी को गवर्न करेंगे, मतलब कंपनी पे अपना शासन चलाएंगे। तो वो अपने तौर तरीके से उस कंपनी को रन करेंगे। तो जब अपने तौर तरीक़ों से रन करेंगे तो वो प्रॉफिट के लिए रन करेंगे। तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, जिससे उस कंट्री, वो जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलपिंग नेशन है जहाँ से जिसे उसे FDI मिला है, वो अपने कंट्री से न्यू टेक्नोलॉजी भी लाएगा और उस कंट्री को फ़ायदा होगा जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओके। पास्ट में बहुत से अर्धविकसित देशों ने आर्थिक विकास के बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का प्रयोग किया है। इनमें से हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना इत्यादि। आजकल भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे अर्धविकसित देश अपने आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी का ऋण ले रहे हैं। कोई भी अर्धविकसित देश निम्नलिखित तरीकों से विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकता है, जैसे विदेशी नागरिकों से ऋण के द्वारा, विदेशी सरकारों से ऋण के द्वारा, विदेशी भेंट द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष आर्थिक विकास कोष और अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष के ऋण द्वारा। इन सब के अलावा FDI भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। मतलब कहने का मतलब यह है कि विदेशी सहायता से केवल अल्पकालीन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसको केवल मशीन में तेल की तरह काम में लाना चाहिए, शक्ति की तरह नहीं। ठीक है। इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरा आता है टेक्निक्स एंड इनोवेशंस। प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी होती है उसका मतलब है उत्पादन कार्य के लिए विभिन्न साधनों के मिश्रण से। ठीक है। उत्पादन के तकनीक व नव प्रवर्तन में, मतलब इनोवेशंस में, उन्नति आर्थिक विकास का सूचक है।
ठीक है। जितने भी हमारे प्रोडक्शन में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा। तकनीकी प्रगति एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नई तकनीकी, नई मशीनें तथा नई कार्यकुशलता इत्यादि बातें सम्मिलित की जाती हैं। तकनीकी प्रगति आजकल विकसित समाज की एक मुख्य विशेषता है। इसके उत्पादन की प्रक्रियाओं, संयंत्रों, उपकरणों तथा उत्पादन के अन्य साधनों, उत्पादन की किस्म, श्रमिकों की योग्यता तथा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। ओके। अब जो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, इसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, लाइक डिस्कवरीज। ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होता है, इसका जो इनिशिएशन होता है वो कुछ कुछ वैज्ञानिक खोज है, जैसे भाप की खोज। अब यहाँ से ही, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था मशीनरी। ठीक है। उसके बाद है इनोवेशंस, जिसको आविष्कार बोला जाता है। फिर है इनोवेशन, जिसको नव प्रवर्तन बोला जाता है। फिर है सुधार और विस्तार, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन। तकनीकी प्रगति का अंतिम चरण सुधार और विस्तार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तकनीकी प्रगति एक धीमी बहुमुखी प्रक्रिया जिसका प्रारंभ आधारभूत खोजों से भी हो सकता है और उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म सुधार से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल फॉर्मेशन का। तो कौशल निर्माण भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। आज के वैज्ञानिक युग में श्रमिकों की संख्या क्या सफिशिएंट होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका कार्यकुशल होना भी आवश्यक है। दिन प्रतिदिन नवीन यंत्रों और उत्पादन की विधियों का आविष्कार हुआ करता है। इनके कुशल चालन पर ही श्रमिकों की उत्पादन क्षमता निर्भर होती है। अतः देश के औद्योगिकरण व आर्थिक विकास के लिए श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि देश की एक आधारभूत आवश्यकता है। इसकी प्राप्ति के लिए सामान्य व तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि एक राष्ट्र को मानवीय पूंजी में और भौतिक पूंजी या पूंजीगत वस्तुओं में कितना विनियोग करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम हो। ठीक है। तो ये एक किसी भी कंट्री के पास यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो अपना जो कैपिटल है उसको किस में इन्वेस्ट करे। तो उनका जो कैपिटल है, लाइक हर एक नेशन के पास अलग अलग डिफरेंट कैपिटल होते हैं। जैसे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन भी एक प्रकार का कैपिटल है। ठीक है। फिजिकल कैपिटल, जिसको हम लोग करेंसी वगैरह बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें ये सब जो कैपिटल है, इनका इन्वेस्ट किस प्रोडक्शन में कितना करे, यह उसके पास क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अगर वो सही मात्रा में, सही विधि से इन सबको काम में लाता है तो उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो सही राह पे होती है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। नए आविष्कार, तकनीकी ज्ञान व नई खोजों का आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि इन्हें व्यावसायिक रूप न प्रदान किया जाए और यह कार्य समाज के साहसी या उद्यमी वर्ग द्वारा किया जाता है। वस्तुतः देश का आर्थिक विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार के उद्यमी हैं और वे किस सीमा तक नए आविष्कारों व विकसित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ओके। तो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको उद्यमशीलता बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी इनोवेशन कर लें, इन्वेंशन कर लें, उसका लेकिन यूटिलाइज कौन करेगा। ईच एंड एवरी पर्सन तो उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोडक्शन हाउस ही कर सकता है, और वो प्रोडक्शन हाउस को चलाते कौन है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है और एंटरप्रेन्योर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके। तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला तथा स्वयं भी प्रभावित होने वाला एक अन्य घटक व्यापारिक ढांचा है। कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में वितरण का व्यावसायिक ढांचा कहलाता है। प्रत्येक राष्ट्र में व्यवसाय या उद्योग मुख्यतः कृषि जो प्राइमरी होता है, उद्योग जो सेकेंडरी होता है, तथा सर्विसेज सेवा जो तृतीयक होता है, क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की कार्यशील जनसंख्या इन तीनों प्रकार के उद्योगों में विभाजित होती है।
विकासशील राष्ट्रों की अधिकांश जनसंख्या प्रायः प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत होती है तथा जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होनी प्रारंभ हो जाती है वैसे वैसे कार्यशील जनसंख्या का प्रवाह द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों में अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डेवलपिंग नेशन होती हैं वो क्या करती हैं, उनका जो भी कैपिटल होता है वो एक्चुअली वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाती है उनकी इकनॉमी। ठीक है, बेसिकली उनकी इकनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाती है क्योंकि उनके पास वो बहुत ज़्यादा जो करेंसीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल कैपिटल बोल सकते हैं, तो फिजिकल कैपिटल उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है जिस कारण से वो प्रोडक्शन या फिर कोई भी इंडस्ट्री या सर्विसेज के क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, वो कृषि आधारित ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है वैसे वैसे वो सेकेंडरी और थर्ड स्टेज में आने लगते हैं, मतलब वो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं और उससे भी अगर आगे बढ़ते हैं तो सर्विसेज प्रोवाइडर के तरफ बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशलाइजेशन। आर्थिक विकास के लिए श्रेष्ठ संगठन द्वारा उपयोग न किए गए या कम उपयोग में लाए गए साधनों का उचित उपयोग किया जाता है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख कारण माना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है साइज ऑफ मार्केट। तो बाजार का आकार आर्थिक विकास की दर का निर्धारण करता है क्योंकि बाजार का आकार उत्पादन संबंधी क्रियाओं का आधार होता है। बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि बाजार का आकार विस्तृत हो। कोई भी नेशन के पास उसके मार्केट साइज क्या है, क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है, क्या वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर अपने ही कंट्री के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को क्या मार्केट कर रहा है या फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट पे भी कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी पहुंच है, वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भेजे। तो जिस कंट्री के पास जितना बड़ा मार्केट साइज होगा उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा फास्ट रेट से डेवलप करेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट। आर्थिक विकास पर्यावरण के संरक्षण पर भी निर्भर है। एक अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए ताकि पर्यावरण में असंतुलन और विक्षिप्तता उत्पन्न न हो। एग्जाम्पल के लिए अत्यधिक शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि से वायु व जल के प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका प्रभाव श्रम की उत्पादिता पर पड़ता है। अगर हर चीज़ कंटामिनेटेड ही हो जाए तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर लोगों का सही से ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो वो उस कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने में वो मदद ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट भी इकोनॉमिक फैक्टर में काउंट किया जाता है और एनवायरनमेंट से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेट करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, आर्थिक संरचना को सामाजिक उपरिव्यय पूंजी मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिन आर्थिक सुविधाओं के विकास को सम्मिलित किया जाता है उनमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, इरिगेशन, हाउस और नगरीय सुविधाएं प्रमुख हैं। आर्थिक संरचना के विकास के विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के विकास में मदद मिलती है। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संरचना जितना अधिक विकसित और सुदृढ़ होती है उतनी ही विकास की संभावनाएं अधिक होती है। ओके, तो इकोनॉमिक फैक्टर में जो हम लोग देखे ये ढेर सारे पॉइंट, अबाउट 13 पॉइंट थे इकोनॉमिक फैक्टर के जो भी डेवलपमेंट के एक पैरामीटर्स थे। ये सब अगर अच्छे रहेंगे तो उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रो करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।